आज के लेक्चर का जो मेन एजेंडा होगा उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, देन स्केजुलिंग का क्राइटेरिया क्या होता है एंड मूव ऑन टू स्केजुलिंग एल्गोरिथम। स्केजुलिंग एल्गोरिथम के बाद हम थ्रेड स्केजुलिंग देख लेंगे कि थ्रेड्स के अंदर हम किस तरह से स्केजुलिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर होने के लिए भी हमारे पास स्केजुलिंग के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास प्रोसेसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग कि मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान किस तरह से स्केजुलिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे और लास्ट के अंदर हम एल्गोरिथम की इवैल्यूएशन को चेक करेंगे। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर हमारे लेक्चर का, सबसे पहले टू इंट्रोड्यूस सीपीयू स्केजुलिंग which is the basis for multi program operating system। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्योंकि आजकल जितनी एडवांसमेंट आ रही है, हम टास्क क्या होता है हमारा कि हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम चल रहे हैं। कंप्यूटर को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा फिनोमेना क्या चल रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग। सो यही काम के लिए हमें फिर सीपीयू की स्केजुलिंग की जरूरत पेश आती है। यही हमारा मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्क्राइब वेरियस सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स। इसके अंदर हम आगे एल्गोरिथम्स देखेंगे, कौन से एल्गोरिथम्स हमारे पास यहाँ यूज होते हैं जो सीपीयू की स्केजुलिंग के अंदर हमारे पास यूज होते हैं। टू डिस्कस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन्ड विद मल्टी प्रोग्रामिंग। सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करना है, हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकें। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर टाइम आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, उन सबको हम ठीक तरीके से यूज करें, हर प्रोसेस को इक्वली जो है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करें। सो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन विद इन मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हो और उसके अंदर हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करना है, मींस रिसोर्सेज को इक्वल शेयर करना है। सीपीयू आईओ बस साइकिल प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आईओ वेट। सीपीयू आईओ बस साइकिल क्या होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं दो चीजों को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, एक तो सीपीयू की एग्जीक्यूशन को और दूसरा आईओ वेट को, कि कितना हमें जो है वो वेट करना पड़ा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर ट्रांसफर होने में। पिक्टोरियल व्यू हम देख लेते हैं। पिक्टोरियल व्यू के अंदर हमारे पास क्या, सबसे पहले चीज हमारे पास हमें ऑब्वियस है कि चीज लोड होती है, मेमोरी के अंदर लोड होगी और उसको आईओ का वेट करना पड़ेगा। आईओ का वेट करने के बाद अब क्या होता है, हमारे पास प्रोसेसेस के अंदर हर दफा इंक्रीमेंट होता है, प्रोसेसेस के दरमियान इंक्रीमेंट होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हमारे पास शिफ्ट होता है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जाने के लिए क्या होता है, पहला प्रोसेस हमारे पास लोड हुआ, उसका वेट हुआ आईओ का, जैसे ही मींस एग्जीक्यूशन स्टेट में चला गया, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद मींस प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो गया एंड नेक्स्ट फिर उसको उस सेकंड प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा आईओ का एंड सो ऑन। हमारे पास इस तरह से काम चलता रहता है। सो जो जब हमारे पास काम चल रहा होता है, मींस प्रोसेस कंट्रोल जो है जिस प्रोसेस के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बस। और आईओ वेट कर जहां पर हमारे पास आईओ के लिए वेट हो रहा होता है उसको हम आईओ बस के नाम से बोलते हैं। मींस दो चीजें हम जो पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास किन चीजों की सीपीयू आईओ बस साइकिल के अंदर जरूरत होती है, एक तो सीपीयू बस की और दूसरा आईओ वेट की। द लास्ट थिंग इज सीपीयू बस डिस्ट्रीब्यूशन। सीपीयू बस डिस्ट्रीब्यूशन फिर अब मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर ही हमें इसकी जरूरत आती है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे तो एक से दूसरे के ऊपर हमारा कंट्रोल, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। सो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एल्गोरिथम लगाकर इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। सीपीयू स्केजुलर क्या होता है हमारे पास, सीपीयू स्केजुलर बेसिकली हमारे पास चार चीजें या चार स्टेट्स के ऊपर बात करता है। सबसे पहली स्टेट उसकी क्या होती है, स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। रनिंग से वेटिंग स्टेट पे जाना, जैसे हमने अभी पिक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास रनिंग से वेटिंग स्टेट पर है, प्रोसेस क्या था, रनिंग फॉर्म में था, रनिंग से वेटिंग स्टेट के ऊपर आया। तो यही कॉन्सेप्ट हमें लेकर चलना होता है, स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू
waiting state, then switching from running to ready state. तो ये हमारे पास स्टेट कौन सी होगी? एक तो रनिंग से वेटिंग स्टेट में लेकर जाता है, रनिंग से रेडी स्टेट में लेकर जाता है, और स्विचिंग फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, वेट के बाद रेडी स्टेट में लेकर जाता है, और लास्ट के ऊपर हमारे पास चौथा जो स्टेट होती है दैट इज टर्मिनेशन स्टेट, मीन एग्जीक्यूशन होकर वो प्रोसेस जो है हमारे पास फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये बेसिकली स्केड्यूलिंग के अंदर चार स्टेट्स या चार हमारे पास वो बेसिक फॉर्म्स होती हैं जो हमारे पास यूज हो रही होती है। स्केड्यूलिंग अंडर 1 and 4 इज नॉन प्रीएम्प्टिव, स्विचेस, ये जो पहला स्टेट था स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, और दूसरा लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन, जो हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं, ये क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है? ऑल अदर स्केड्यूलिंग इज प्रीएम्प्टिव, इम्प्लीकेशन फॉर डाटा शेयरिंग बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। बाकी दूसरी और तीसरी जो स्टेट है वो हमारे पास प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव मीन कुछ ना कुछ प्रोसेस हमारे पास चल रहा होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास चीजों के अंदर एग्जीक्यूशन या मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव जहां पर हमारे पास फर्दर आगे मूव होने का चांसेस नहीं है। स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, अब वेटिंग स्टेट का मतलब क्या है? वेट करते करते एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाना है, मीन और प्रोसेसेस में नहीं चलना। टर्मिनेशन के अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि टर्मिनेट हो जाए तो मल्टीपल प्रोसेसेस आगे नहीं चलते। अब ये प्रीएम्प्टिव क्यों है? रनिंग से रेडी स्टेट में जाना है, मींस प्रोसेसेस ने चलना है आगे। फिर अगेन वेटिंग टू रेडी, वेटिंग टू रेडी में अगेन अभी प्रोसेसेस ने चलना है, मीन प्रीएम्प्शन होनी है, कहीं ना कहीं स्टेट्स चेंज होनी है। सो जब स्टेट्स चेंज होगी तो इसका मतलब यहाँ प्रीएम्प्शन होगी। और नॉन प्रीएम्प्शन क्या होती है? जहां पर हमारे पास पता चल जाए कि एग्जीक्यूशन आ गई है, फाइनल स्टेट तक पहुंच गया, रिजल्टेंट हमारे पास तैयार है, और हमने जस्ट इसको व्यू करवाना है या डिस्प्ले करवाना है मॉनिटर पे। डिस्पैचर क्या होता है हमारे पास? डिस्पैचर मॉड्यूल गिव कंट्रोल of the CPU to the process selected by scheduler। अब करता क्या? कंट्रोल देता है। CPU का कंट्रोल किसको देता है? जो scheduler ने प्रोसेस सिलेक्ट किया होता है। यहाँ पर एक चीज हमें देखने की जरूरत है, डिस्पैचर के अंदर क्या होता है? scheduler जो है प्रोसेस को सिलेक्ट करता है, किसको देता है कंट्रोल? CPU को। scheduler खुद से सिलेक्ट करता है प्रोसेस को और उसका कंट्रोल CPU को दे देता है, दैट्स मीन डिस्पैचर। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं? जिसके अंदर पहला है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग टू यूजर मोड, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। अक्सर ये हम काम करते हैं, डायरेक्टली हम प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर दें या विंडोज को रीस्टार्ट कर दें। डायरेक्टली हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे थे, सारे काम चल रहे थे, और मैंने डायरेक्टली क्या किया? रीस्टार्ट कर दिया विंडो को। या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया, टास्क मैनेजर से मैंने सारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। सो वो क्या करता है? जंप टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम, मीन उस प्रोग्राम को रीस्टार्ट कराना, दोबारा से चलाना। स्विचिंग टू यूजर मोड, यूजर मोड स्विचिंग टू यूजर मोड हमारे पास क्या है? यूजर मोड ये है कि हम यूजर जो नॉर्मली हमारे पास यूज कर रहा होता है, अब एक हमारे पास सेफ मोड होता है, एक यूजर मोड होता है। सेफ मोड क्या होता है? जो विंडो की बैकअप फाइल को यूज करते हुए हम अक्सर यूज करते हैं। अक्सर हमारी विंडोज वगैरह करप्ट हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, तो हम उसको सेफ मोड में चलाते हैं। सेफ मोड क्या होता है? जो विंडो ने हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी के अंदर फाइल रखी होती है, उनको यूज करते हुए हमारे पास वो सेफ मोड में चला होता है। यूजर मोड क्या होता है? जो नॉर्मली हमारे पास रूटीन में जो व्यू चल रहा होता है वो हमारे पास यूजर मोड ही होता है। और स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ट्रांसफर कंट्रोल होना। क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारे पास डिस्पैचिंग होती है, डिस्पैचिंग में स्केड्यूलर क्या करता है? खुद से प्रोसेस सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल किसको देता है? CPU को। सो यही बात है, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट होगा तो हमारे पास उसके अंदर से प्रोसेस स्केड्यूलर खुद से सिलेक्ट कर सकेगा। अब डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है? टाइम इट टेक्स फॉर डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। क्योंकि स्केड्यूलर ने खुद से प्रोसेस सिलेक्ट करना है, तो लेटेंसी क्या होगी? टाइम टेकन फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ठीक है। सो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को टेक करने में या स्टार्ट करने में जो टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड होता है या कंज्यूम होता है, वो हमारे पास डिस्पैच लेटेंसी होती है। स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया, स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला हमने पीछे ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ा था, हमें करना क्या है? मैक्सिमाइज द CPU यूटिलाइजेशन। ऐसे ही था
हमने पीछे डिस्कस किया है कि हमने मैक्सिमाइज क्या करनी है सीपीयू की यूटिलाइजेशन। तो स्केजुअलिंग की क्राइटेरिया के अंदर भी तो हमारे पास यही आएगा ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारे पास होनी चाहिए। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, हमने अपने सीपीयू को बिजी रखना है। देन थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम में। मीन थ्रूपुट के हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या नंबर ऑफ प्रोसेसेस चलने चाहिए और क्या करें दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, वो कंप्लीट भी करें एग्जीक्यूशन। ये ना हो कि रास्ते में काम छोड़ा और अगले के ऊपर प्रोसेस कंट्रोल चला जाए, नहीं, हमें उस प्रोसेस को कंप्लीट भी करवाना है। वो प्रोसेस क्या करे अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे पर टाइम यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज एग्जीक्यूट जो हो रही होती है उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है। जिस चीज ने इनपुट से आउटपुट तक जाना है उसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करना है। फिर है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। टर्न अराउंड टाइम क्या है जितना टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एग्जीक्यूशन के अंदर जो प्रोसेस के दरमियान जो टाइम लगे वो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम होता है। देन वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या है कि वेटिंग से रेडी के अंदर, रेडी क्यू में जाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो मेरे पास वेटिंग टाइम होगा। रिस्पांस टाइम क्या है अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम इट रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड नॉट आउटपुट। मींस सीपीयू ने वेटिंग जो लगा के रखा और पहला रिस्पांस देने में, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स आ रही थी, मल्टीपल इनपुट्स में जितना टाइम उसको वेट करने में लगा अपनी रेडी स्टेट में जाने में, तो वो टाइम हमारे पास क्या होता है रिस्पांस टाइम होता है कि कितने टाइम में हमारे सीपीयू ने इनपुट को रिस्पांस किया। क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली चल रहा होता है टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। टाइम शेयरिंग क्या है सीपीयू हर एक को इक्वल टाइम दे रहा होता है, अपने अपने टाइम फ्रेम के अंदर स्लॉट्स दे रहा होता है। उस स्लॉट के अंदर हर प्रोसेस जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, अपने अपने टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूशन होता है। जैसे हम बात करें अगर हम बैंक्स वगैरह में किसी जगह जाते हैं तो वहां हमें टोकन मिल जाता है। अब टोकन मिलता है, टोकन का मतलब क्या है, वो टोकन के ऊपर पर्टिकुलर नंबर होता है। अब वो टोकन का जो पर्टिकुलर नंबर है उसके अपने पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होना है। अब पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि वो जितना टाइम उसको लगेगा वो रिस्पांस टाइम होगा, कि जब तक हमें काउंटर पे जाने तक जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या है मेरा भी, वो मेरा रिस्पांस टाइम होगा। क्योंकि उससे पहले तक मैंने क्या करना है वेट ही करना है, उससे पहले मेरी क्वेरी जो है वो टैकल नहीं होगी। स्केजुलिंग एल्गोरिथम का ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया है। अगेन स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर भी हमारे पास उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहली चीज क्या है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगेन सीपीयू को बिजी रखना है, सीपीयू को फ्री नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की। मल्टी प्रोग्रामिंग की जब बात आती है तो इसका मतलब यह है कि सीपीयू को मैक्सिमम कंज्यूम करना है। सीपीयू के रिसोर्सेज हमारे तब यूटिलाइज होंगे जब सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम थ्रूपुट होनी चाहिए, अभी हम इसको देख रहे हैं। मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए कि हमारे एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होने में क्या करना पड़े, वेट कम करना पड़े। क्यों? क्योंकि हर एक जो प्रोसेस है वो चाहते हैं कि मैं पहले एग्जीक्यूट हो जाऊं, हर एक अपनी रेस के अंदर है। सो उसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें ऐसी स्केजुलिंग क्राइटेरिया को अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें वेटिंग टाइम क्या है वो मिनिमम हो जाए। देन मिनिमम रिस्पांस टाइम, कि आपके पास सीपीयू के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए वो जो है क्वेरी को टैकल करने के लिए मिनिमम रिस्पांस जो है ना वो टाइम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान रिक्वायर्ड हो। ये ना हो कि एक प्रोसेस चल रहा है वो आगे सारे रिसोर्सेज यूज कर दे और उससे क्या होगा डेडलॉक या स्टार्वेशन आ जाएगा। ये आगे चल के हम इन चीजों को देखेंगे भी कि अगर ये रिस्पांस टाइम ज्यादा होता है तो उसका नुकसान क्या होता है। सो सबसे पहले हमारे पास स्केजुलिंग के अंदर आ जाते हैं। स्केजुलिंग एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या है कि मेरे पास P1 पहले आए, तीन प्रोसेसेस है, मीन मल्टीपल प्रोसेसेस है ना, P1 P2 एंड P3। अब मल्टीपल प्रोसेसेस है, P1 आया पहले आया और उसका बस टाइम क्या है 24, मीन 0 से स्टार्ट हुआ और कब तक चला 24, मीन 24 सेकंड जो है उसका बस टाइम था। इस टाइम में जाकर वो चीज एग्जीक्यूट हुई एंड देन आईओ के पास गई। हमने पीछे पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं यूटिलाइजेशन में, एक तो बस टाइम और आईओ वेट। अब बस टाइम चल गया 24 पे, इसका मतलब है आईओ वेट कर रहा है, ये वाला प्रोसेस आईओ वेट के पास
का बस टाइम अगेन 3। सो इसके अंदर हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि हमारे पास वेटिंग टाइम फॉर P1 क्योंकि पहला प्रोसेस है, इसको तो कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, इसको तो 0 वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहला प्रोसेस है। पहले प्रोसेस को आते साथ उसने एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाना है, बस्टिंग की तरफ चले जाना है, तो उसको कितना वेट करना पड़ा 0। तो P2 को कितना वेट करना पड़ा 24 सेकंड उसको वेट करना पड़ेगा। अगेन P3 को 24 प्लस 3 24 पिछला था P1 वाला, और P2 के अंदर उसको 3 सेकंड और करना पड़ा, दैट्स मीन 27 सेकंड जो है वो P3 को वेट करना पड़ेगा। और अगर हम इसको इस तरह से टोटल एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो P1 P2 P3 के टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होती है कि टोटल नंबर पर हम डिवाइड करें, तो 3 प्रोसेसेस से डिवाइडेड बाय हमने 3 किया तो हमें पता चला 17 सेकंड्स तकरीबन आ रहे हैं कि हर एक प्रोसेस में अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो 17 सेकंड आते हैं। तो इस तरह से रिसोर्स क्या हो जाएंगे इक्वल शेयर हो जाएंगे कि अगर P1 को भी मैं 17 सेकंड दे दूं, P2 को भी 17 सेकंड और P3 को भी 17 सेकंड दे दूं, तो क्या होगा रिसोर्सेज इक्वल शेयर हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि P1 24 सेकंड ले जाए और P2 मेरे पास 3 सेकंड और P3 अगेन 3 सेकंड्स पर है। अब इसी के अंदर हम चेक करते हैं, ऑर्डरिंग को सिर्फ चेंज करते हैं, उसी प्रोसेस के अंदर हम ऑर्डरिंग को चेंज करते हैं, क्योंकि P1 के अंदर हमारे पास 24 सेकंड्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन P2 एंड P3 का रिस्पांस बस टाइम क्या था 3 सेकंड्स। सो हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर सिर्फ चेंज करते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस का ऑर्डर चेंज करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से शक्ल बन जाएगी। P2 को कितना वेट करना पड़ेगा 0 सेकंड, तो P3 को 3 सेकंड, और P1 को कितना करना पड़ेगा 6 सेकंड, और एट दैट इस तरह से हमारे पास टोटल 30 सेकंड। इसके अंदर हम थोड़ा सा वेटिंग टाइम को देखते हैं, तो वेटिंग टाइम क्या कहता है, P1 के पास कितना टाइम था, P1 को 6 सेकंड करना पड़ा, P2 को 0 और P3 को 3। गॉट इट कि हमारे पास P1 को कितना करना पड़ा वेट 6, P2 को 0 एंड P3 को अगेन 3। सो टोटल हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम आया वो टोटल आ गया 3। मींस अगर हम थोड़ा सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे ऑर्डर को चेंज किया तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम में कितना फर्क आ गया, वहां पर था 17, यहां पर है 3। सो सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास ये फायदा मिल गया। अगर हम स्केड्यूलिंग के अंदर ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास टोटल वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम भी जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहती है कि जो छोटे छोटे टाइम वाले हैं ना, जिस तरह हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि जो शॉर्टेस्ट जॉब है जिनका टाइम कम है उनको पहले रख लिया जाए और बाकी जो बड़े वाले हैं उनको बाद में, तो उसका फायदा क्या मिलेगा कि एक जो प्रोसेस जो बड़ा है उसको तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो छोटा प्रोसेस है वो बेचारा क्या करेगा, उसको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका 3 सेकंड का बस टाइम था। और इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम पिछले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिहाज से देखें तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 17 सेकंड, मींस डिले टाइम बढ़ जाएगा, एक प्रोसेस को ज्यादा वेट करना पड़ेगा। सो ये नुकसान हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब जो है ना फर्स्ट स्केड्यूलिंग के ऊपर हम चले जाएं। एक और हमारे पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। क्या होता है, हर एक प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट के साथ जो है उसकी लेंथ जो है वो एसोसिएट होती है। यूज दिस लेंथ टू स्केड्यूल द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम। अब करेंगे क्या, जो शॉर्टेस्ट टाइम है हमारे पास सीपीयू बर्स्ट वाले हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे अलग कर देंगे। SGF is optimal, give minimum average waiting time for given set of processes। ऑप्टिमल क्यों है, ऑप्टिमल वो होता है जो बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हो, जो मैक्सिमम थ्रूपुट दे रहा हो, सारी चीजों को अपने ठीक से चला रहा हो, मींस मैक्सिमम थ्रूपुट हो, सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हो, तो वो क्या होता है ऑप्टिमल होता है। गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। तो हमने देखा था अगर हमने शॉर्टेस्ट जॉब वालों को पहले रखा था तो उससे फायदा क्या मिला था, एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास मिनिमम हो गया था। पिछली एग्जांपल में हमने यही देखा ना कि हमने सिर्फ क्या किया, प्रोसेसेस को चेंज किया उनका ऑर्डर, किस बेसिस के ऊपर, जो हमारे पास कम बस टाइम वाले थे उनको हमने
हमने सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया तो उससे क्या मिला, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम हो गया था। द डिफिकल्टी इज नोइंग द लेंथ ऑफ नेक्स्ट सीपीयू रिक्वेस्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीपीयू की रिक्वेस्ट जो है अगले सीपीयू रिक्वेस्ट की वो कितनी है लेंथ, उसके लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, उसको हम नेक्स्ट इस एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं। अब हमारे पास प्रोसेसेस से P1 का उसका बस टाइम था 6, P2 है उसका बस टाइम है 8, P3 है उसका बस टाइम 7 और P4 है उसका बस टाइम 3। तो हमने क्या बोला है कि हमने शॉर्टेस्ट जॉब के ऊपर काम करना है, जिस प्रोसेस का बस टाइम कम होगा उसको हमने देखना है। सो हम किस बेसिस के ऊपर काम करते हैं, बस टाइम के ऊपर। तो बेशक अराइवल टाइम जो मर्जी हो हम इनको इग्नोर करते हैं, हम किस चीज के ऊपर देखते हैं, बस टाइम। सो सबसे पहले किसका बस टाइम कम है, P4 का। तो सबसे पहले किस प्रोसेस को हम ले लेंगे, P4 को। इसके बाद किसका बस टाइम कम है, P1 का। ऐसे ही है, P1 का बस टाइम कम है तो हमने क्या किया, P1 को ले लिया। सो P4 को कितना वेट करना पड़ा, 0। तो P1 को कितना वेट करना पड़ेगा, जो P4 का बस टाइम होगा, दैट इज 3। गॉट इट। सो अगेन P4 के बाद P1 पे चलेंगे, P1 के बाद हम चलेंगे P3 के ऊपर। अब P3 को कितना वेट करना पड़ेगा, जो कि बस टाइम होगा P1 का, मीन 6, और 6 + 3 ये ओके हमारे पास 9 आ गए, और लास्ट ऊपर हमारे पास P2 बचेगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हुए टोटल हमारे पास जो टाइम निकलेगा वो कितना है, 24। अगर हम इन सबको भी ऐड कर ले तो हमारे पास 24 ही जवाब आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम 0 + 3 + 6 + 9 + 0 हमने किया तो हमारे पास क्या आया, P1 का क्या था वेटिंग टाइम 3, P2 का क्या है, P2 का हमारे पास 16 है, P3 का 9 है, और P4 का ऑलरेडी हमें पता है 0 बस टाइम है, तो इसको इतना वेट करना पड़ेगा 0। तो इसको डिवाइड किया 4 के ऊपर, क्योंकि 4 प्रोसेसेस थे तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, 7। तो शॉर्टेस्ट जॉब से हमें फायदा क्या मिला कि हमने सिर्फ देख क्या लिया कि जो शॉर्टेस्ट टाइम वाली हमारे पास जॉब्स है उनको हम पहले रखें, और जो बड़ी जॉब्स है जिनके अंदर हमारे पास बस टाइम जो है वो बड़ा आ रहा है उनको हम बाद में रखें। तो हमारे पास फायदा क्या मिलता है कि एवरेज मिनिमम टाइम जो है वो हमारे पास ऑलरेडी कम आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर हम दो चीजों को चेक करेंगे। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग कहता है a priority number is associated with each process. The CPU is allocated to the process with higher priority. Smallest integer is equal to highest priority. अब यहाँ पर एक चीज है कि जितना smallest integer होगा उसकी priority क्या होगी, उतनी highest होगी। So CPU is allocated to the process with the highest priority. CPU क्या करता है, smallest integer को लेता है और उसको क्या करता है, highest priority दे देता है। अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस चलते हैं, प्रीएम्पशन भी चलती है और वो मेथड नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। नोट दैट SPF is a priority scheduling. Shortest job first is a priority scheduling where priority is predicted next CPU bus time. अब priority कैसे चेक कर होता है, next CPU bus time का चेक कर होता है, next shortest job कौन सी आ गई। P4 ने चेक किया next छोटी जॉब कौन सी थी, उसकी लेंथ को चेक किया, P1 की लेंथ कितनी है, P1 की लेंथ बस टाइम है 6। अब हमारे पास 4 प्रोसेसेस थे, पहली दफा P4 पे चले गए, नेक्स्ट लेंथ को चेक करने के बाद P1 पे आए, फिर हम P3 के ऊपर गए, देन P2 के ऊपर गए। तो क्या हुआ, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग हुई ना, प्रायोरिटी को देखते हुए हम जो है मूव ऑन कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट जॉब किसके ऊपर काम करती है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के ऊपर। अब वेयर प्रायोरिटी इज प्रेडिक्टेड नेक्स्ट CPU बस टाइम, प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर चल रही होती है, बस टाइम के ऊपर। सो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम है हमारे पास स्टारवेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि हमारे पास स्टारवेशन का जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकता है। स्टारवेशन होता है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस में नेवर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो निग्लेक्ट होते गए, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास जिनका जो है प्रायोरिटी है, जिनकी प्रायोरिटी लो होगी वो हो सकता है कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ तो 4 प्रोसेसेस थे, लेकिन अगर हमारे पास इतने ज्यादा प्रोसेसेस आ जाए तो उसके अंदर जिनकी प्रायोरिटी लो होगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर वालों की यहाँ प्रायोरिटी क्या होती है, हाई। स्मॉलेस्ट इंटीजर की प्रायोरिटी क्या होती है तो लो प्रायोरिटी वाले कौन से नंबर होंगे, जिनका इंटीजर बड़ा होगा। लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस कौन से होंगे, जिनका इंटीजर बड़ा होगा। जैसे इस एग्जांपल के अंदर 8 की प्रायोरिटी क्या थी, लो थी। क्यों, क्योंकि हाई
हाई था, इसकी बस टाइम ज्यादा था तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी थी, लो थी। सो यही बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रोसेसेस जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या आएगा, स्टार्वेशन, कि लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हो सकते हैं एग्जीक्यूट ही ना हो। सो उसका सोल्यूशन क्या होता है, एजिंग। एजिंग क्या करता है, एज टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, कि हम हर प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज करें विद द हेल्प ऑफ एजिंग। एजिंग का काम क्या है कि हर एक जो हमारे पास प्रोसेस है वो इक्वली वर्थ करता है, तो हम हर एक प्रोसेस को इक्वली ट्रीट करें। सो ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे भी कि किस तरह से स्टारवेशन को हम हैंडल करते हैं, और स्टारवेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन है एजिंग, उसके थ्रू हम किस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस हमारे पास किस तरह उनको हम एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आ सकें। सो दिस इज ऑल द lecture about today. If you have any query, feel free to contact me in the comment box.